नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और अति महत्वपूर्ण तथ्यों की जो श्रृंखला हमारी चल रही है, तो इसका ये छठा पार्ट है। तो यदि अभी तक आप लोगों ने पीछे का पार्ट नहीं देखा है तो जा करके देख लें। और 15-15, 20-20 मिनट के हैं, बहुत बड़े नहीं हैं। लेकिन ये है कि जितने भी हैं वो काम के हैं, क्योंकि यहाँ हम ऐसे प्रश्नों को ले ही रहे हैं कि जहाँ आप सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाली स्थिति में रहते हैं। तो चलिए भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को देख लेते हैं। तो जो प्रथम योजना है, सबसे पहले तो कार्यकाल ही देख लीजिए, 1951 से 56 के बीच है। और इसमें जो प्रमुख तथ्य क्या है, तो कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ हुआ इसी के तहत। और फिर 2.1% लक्षित वृद्धि की तुलना में वास्तविक वृद्धि 3.6 की रही। मतलब पंचवर्षीय योजना में हमारी स्थिति बेहतरीन रही। अगर और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि पंचवर्षीय योजना का जो पहला हमारा योजना था, जो 51 से 56 तक था, वो किस मॉडल पे था। और जल्दी से कमेंट करके बताइए। द्वितीय योजना क्या था, तो द्वितीय योजना जो है वो 56 से 61 के बीच था। और इसमें मुख्य तथ्य क्या है, तो पीसी महालनोबिस द्वारा विकसित 4 क्षेत्रीय मॉडल पर आधारित था। मतलब द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना थी उसके सूत्रधार कौन थे, मतलब मेन भूमिका किसकी थी, तो पीसी महालनोबिस की थी। और इसके तहत राउरकेला उड़ीसा, भिलाई छत्तीसगढ़ तथा दुर्गापुर में इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई। बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहली जो योजना हमने बनाया था 51 से 56 तक, वहां क्या था कि हमारा फोकस जो था वो कृषि एरिया था, क्योंकि भाई भारत वही जल्दी जल्दी आजाद हुआ था। तो ऐसे में क्या है कि बड़ी विकट स्थिति थी, बहुत दयनीय स्थिति में भारत था खाद्यान्न संकट को लेकर के। तो खाद्यान्न की चीजें, भाई अगर आप सोचिए कि अगर कोई भूखा है, तो सबसे पहले तो भाई मूलभूत आवश्यकता तो वही है कि रोटी, कपड़ा, मकान, उसके बाद तो सारी चीजें आएंगी। तो वही है कि भाई इसी तरीके से सरकारें भी जो है वो अपने लक्ष्यों को निर्धारित करती हैं। तो पहला एग्रीकल्चर, और दूसरा में फिर हम आते हैं उद्योग की तरफ। और उद्योग में भी पीसी महालनोबिस की जो भूमिका रही है इस योजना में। और राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर में जो इस्पात संयंत्र लगाए गए, ये दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत ही लगाए गए। आधारभूत और भारी उद्योगों पर विशेष जोर देकर तीव्र औद्योगिकरण का जो है वो लक्ष्य रखा गया है। अब अगर देखा जाए तो तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है थर्ड वाली, तो 61 से 66, मतलब 51 से 56 पहली, 56 से 61 दूसरी, 61 से 66 तीसरी। सतत विकास की दिशा में सुनिश्चित प्रगति हासिल करने का लक्ष्य रखा गया। हालांकि यहाँ समस्याएं भी रही, क्योंकि भारत चीन से युद्ध हो गया था 1962 में, भारत पाकिस्तान 1965 में युद्ध हुआ, और 65-66 में बहुत भयंकर सूखा पड़ा। और इसी 65-66 में सूखे की स्थिति में जब अमेरिका के द्वारा जो PL8 जो गेहूं मिलता था भारत को, और जब अमेरिका ने उसको मना कर दिया, तो भारत के जो यशस्वी प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उन्होंने एक दिन का राष्ट्रीय उपवास की घोषणा की कि भाई एक दिन आप लोग उपवास करिए। और ये हमारे लिए, भाई हमारे देश के लिए कितनी शर्म की बात थी। लेकिन उसके बाद उन्होंने एक नारा भी दिया, जय जवान जय किसान। देखिए जवानों की भूमिका यहाँ दिख रही है। और एग्रीकल्चर में भी भाई हम अकाल से पीड़ित हैं, तो ऐसे में किसानों से भी मतलब उन्होंने आह्वान किया कि आप लोग भी अपना सर्वोत्तम दीजिए। और इसी पृष्ठभूमि में जो है फिर पंचवर्षीय योजनाएं निकल करके आती हैं। और फिर अगर देखा जाए तो भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर होता है। और आज हम जो है वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े खाद्यान्न जो है उत्पादक हैं और निर्यातक भी बन गए हैं। तो ये पूरी जर्नी रही है। आइए चौथे का देखते हैं। तो देखिए जो चतुर्थ योजना के पहले क्या था कि नेहरू जी की डेथ हो गई थी और शास्त्री जी की भी डेथ हो गई। तो ऐसे में जो है थोड़ा सा योजनाएं डिस्टर्ब हुई। और बीच में 66 से 69 तक ये योजना अवकाश का भी माना जाता है, 3 साल। तो योजना अवकाश का काल रहा है और 3 वार्षिक योजनाएं बनी, मतलब 66 से 67, 67 से 68, 68 से 69, ये 3 वार्षिक योजनाओं का संचालन किया गया। और आप लोगों से कई बार पूछा गया है कि योजना अवकाश कब होता है, तो यही डेट याद रखिएगा, मतलब ये सन याद रखिएगा। और चतुर्थ योजनाओं का जो लक्ष्य था फिर 69 से 74, फिर 5 साल के लिए लाया गया। और ये गाडगिल रणनीति पर आधारित था, मतलब क्योंकि इसके प्रारूप कर्ता जो थे वो DR गाडगिल थे।
इसमें क्या किया गया था, तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। जो चतुर्थ योजना में था उसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कब, तो 1969 में। फिर एमआरटीपी एक्ट आया था ही 1969 में, और परिवार नियोजन कार्यक्रम भी चलाया गया था। और यही परिवार नियोजन कार्यक्रम को लेकर के मतलब कांग्रेस की, और कांग्रेस में विशेषकर संजय गांधी की बड़ी आलोचना होती है, जो नसबंदी योजना चलाई गई थी। तो खैर वो तो बात की बात है, इकोनॉमी की जब क्लास लेते हैं तो वहां बताते हैं। चलिए पांचवी योजना को देख लेते हैं। तो कार्यकाल इसका क्या था, 74 से 79। और इसका मुख्य तथ्य क्या है, तो गरीबी हटाओ। मतलब पहली बार जो गरीबी हटाओ का नारा कब आया था, तो कई बार तो यही पूछा है, तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में आया था। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। और लक्षित विकास दर कितना था, तो 4.4 के विरुद्ध जो है 4.8 की प्राप्ति हुई थी। मतलब हमने टारगेट रखा था 4.4% जीडीपी वृद्धि का, और जीडीपी में जो वृद्धि हुई थी 4.8 की। तो मतलब ले दे करके सफल योजना रही। छठी योजना का जो कार्यकाल है वो 80 से 85 है। अब आप कहेंगे कि सर ये बीच में फिर गैप हो गया 74 से 79। तो बीच में आप लोग जानते होंगे कि 79-80 में फिर थोड़ा सा राजनीतिक उठापटक की चीजें रही थी, तो इसी वजह से ये थोड़ा सा गैप हुआ। तो 80 से 85 में आते हैं छठी योजना। और अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण, गरीबी का निर्देशक तैयार हुआ, और गरीबी रेखा को ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी के रूप में परिभाषित किया गया। तो सबसे पहले ये जो कैलोरी के हिसाब से जो देने की बात हुई थी, ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 और शहरी क्षेत्रों में 2100, तो ये छठवीं योजना के तहत ही आया था। सातवीं योजना का कार्यकाल 85 से 90 था। मुख्य तथ्य क्या था, तो लक्षित विकास दर 5% के विरुद्ध वास्तविक वृद्धि दर 6% की जो है वो प्राप्ति हुई थी। तो आप लोग इसको देख लेंगे। और आगे बढ़ने से पहले संस्थान के द्वारा मुख्य परीक्षा के बैचेस चलाए जा रहे हैं। तो यदि अभी तक आप लोग इससे नहीं जुड़े हैं तो इससे जुड़िए, क्योंकि पीटी की परीक्षाएं तो एक तरीके से भीड़ छाटने का जरिया होता है, और असली लड़ाई तो मेंस होता है। अभी आप आरओ दे रहे हैं, आरओ को लेकर के आप परेशान भी होंगे कि किसी तरीके से पीटी पास कर ले, लेकिन वाकई में जब आप आरओ का मेंस लिखेंगे तब आपको लगेगा कि यार परीक्षा तो ये है। इस तरीके से पीसीएस में भी होता है। तो पीटी देखिए, पीटी क्या है ना कि इधर थोड़ा सा आयोग उठा पटक वाला क्वेश्चन बना रहा है, इतना उलझुल टाइप का, तो इसलिए बच्चे थोड़ा पीटी को लेकर डर गए। नहीं तो जो भी पहले सीरियस बच्चे रहते थे, एक बार अगर आधार बन जाता था ना तो वो पीटी पास कर जाते थे। अभी क्या समस्या है कि वो ऐसा ऐसा डाटा फैक्ट ला करके पूछ दे रहा है, उलझुल टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है, तो अच्छे बच्चों का नुकसान हो जा रहा है। और इसमें जो तुक्केबाज हैं, जिनका तुक्का लग जाता है बढ़िया, वो पास हो जा रहे हैं। क्योंकि भले माइनस मार्किंग है, जब तक आप ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करके नहीं आएंगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा पीटी में। और सिलेक्शन नहीं होगा, और पीटी में जब ज्यादा करेंगे तो ज्यादा में तो ऐसा तो है नहीं कि भाई सबको सब आता है। 140 क्वेश्चन आरओ में आप देने जाएंगे तो 140 क्वेश्चन तो आपको आता नहीं रहेगा। हार्डली 70-75 क्वेश्चन आ जाए, बहुत बड़ी बात है। तो आप 70-75 क्वेश्चन करें और उसमें भी 20-25 गलत हो जाए तो आप ऐसे ही बाहर हो जाएंगे। तो बच्चे ज्यादा अटेम्प्ट करते हैं, और करना भी चाहिए। तो उसमें क्या है ना कि तुक्के वाली चीजें थोड़ा सा निर्णायक होती हैं, तो इसीलिए थोड़ा पीटी टफ है। नहीं तो वाकई में वास्तविक लड़ाई जो होती है वो मुख्य परीक्षा में ही होती है। तो इसलिए इस बैच को चलाया जा रहा है। यहाँ क्या है, डेली आपको प्रश्न दिए जाएंगे, जब आप उसको लिख करके भेजेंगे कुछ इस तरीके से, उसका मूल्यांकन किया जाएगा। जो भी कमी रहेगी बताई जाएगी। आपका यदि आधा नंबर कटा तो क्यों कटा, और साथ ही साथ आपको जो है फिर मॉडल आंसर भी देंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि हम आपकी कॉपी का मूल्यांकन कर दिए, आपको बता दिए कि आप 10 में 8 में 2 नंबर पाए हैं, 2.5 नंबर पाए हैं, बस। तो आपकी कॉपी पे तो कमेंट रहेगा ही रहेगा। फिर हम अपना मॉडल आंसर भी देंगे कि देखिए ये चीजें आप अगर लिखे होते तो आप फिर 10 में 5.5-6 नंबर तक आप पा सकते थे। तो ऐसे में हमारा टारगेट यही है कि प्रत्येक प्रश्न पत्र को मिला करके, जो आपको 1 से 6 प्रश्न पत्र हैं, वहां से 750 प्लस प्रश्न कराएं, ताकि जब आप मुख्य परीक्षा में जाए तो बहुत अच्छी स्थिति में रहें। तो अधिक जानकारी के लिए नंबर फ्लैश कर रहा होगा, आप वहां फोन कर सकते हैं। तो आइए कुछ स्थल देखते हैं और उनके विशेष तथ्य देखते हैं। तो एक तो एंशिएंट हिस्ट्री में पूछा जाता है धौलावीरा के बारे में। ये कच्छ गुजरात में स्थित है। यहाँ क्या है, उन्नत जल प्रबंधन की व्यवस्था है। ये शहर 3 भागों में विभक्त है,
और यहाँ जो है शैलकृत और जलकुंड पाए गए हैं। मतलब अगर धौलावीरा में देखा जाए तो वाटर रिजर्वायर के भी जो है वो प्रमाण मिलते हैं। तो अगर वाटर रिजर्वायर के बारे में पूछा जाए तब भी आप धौलावीरा लगाएंगे। ये 3 भागों में ये विभक्त शहर रहा है। फिर इसी तरीके से अगर महदहा की आप चर्चा करें, कई बार पूछा गया है ये उत्तर प्रदेश के कहाँ है, तो प्रतापगढ़ में स्थित है। यहाँ से प्राप्ति क्या हुई, तो हड्डी एवं सिंह निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं, हड्डी से निर्मित आभूषण प्राप्त हुए हैं। फिर लंघनाज कहाँ है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा लंघनाज है कहाँ। और ये 100 से ज्यादा स्थल को या मतलब लंघनाज में पाए गए हैं हड़प्पा कालीन, और दृढ़ीकृत बालुका स्तूपों पर फैले हुए मिले हैं मतलब लंघनाज से। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। और भीमबेटका तो आप लोग जानते ही होंगे कि भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है और आज भी वो अस्तित्वान में है, कुछ कुछ गुफाएं सही स्थिति में है। तो लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है और बंदरगाह के साक्ष्य हाथी दांत की प्राप्ति यहाँ से होती है। और फिर हल्दिया को देखें तो कोलकाता से लगभग 90 किलोमीटर दूर वाह पत्तन का विशिष्ट उदाहरण है। मतलब अगर वाह पत्तन की बात की जाए तो ये जो है हल्दिया को माना जा सकता है। इसी तरीके से अगर विशाखापत्तनम की बात करें, क्योंकि यहाँ देखिए भारत के प्रमुख बंदरगाह एवं उनसे संबंधित तथ्य की हम बात कर रहे हैं, तो प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापत्तनम है। भारत का सबसे गहरा पत्तन है, मतलब भारत का सबसे गहरा पत्तन अगर पूछा जाए तो विशाखापत्तनम है। और चेन्नई खुला सागरीय बंदरगाह है, सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह। देखिए चेन्नई क्या है कि सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है, मतलब ये प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। और कई बार इसीलिए यहाँ से प्रश्न पूछा है कि कौन सा इसमें जो है वो खुला सागरीय है या कृत्रिम है, तो चेन्नई है। फिर तूतीकोरिन जो है वो तमिलनाडु में है, ये भी कृत्रिम बंदरगाह है। कोच जो है वो मालाबार तट पर स्थित है, केरल में है, प्राकृतिक बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा पोर्ट प्रांगण भी ये है। और अगर मुंबई बंदरगाह की आप बात करेंगे तो देश का सबसे बड़ा पत्तन यही है और ये भी प्राकृतिक प्रोताश्रय है, मतलब ये भी नेचुरल बंदरगाह है। तो आप लोग यहाँ से भी देख लीजिए, प्रश्न बनते ही रहते हैं। अलंग शिपयार्ड की बात करें तो ये गुजरात में है और भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने वाला यार्ड है। मतलब जितने भी, यहाँ तक कि भारत का ही नहीं वैश्विक स्तर पे जो जहाजें मतलब खराब हो जाती हैं और अब वो सेवा में नहीं रहती हैं, तो अलंग में ही आकर के उनका जो है निस्तारण किया जाता है। तो इसके लिए अलंग बहुत फेमस है, गुजरात में है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है, जिसे नेहावा सेवा कहते हैं, महाराष्ट्र मुंबई बंदरगाह दबाव को कम करने हेतु ये किया गया था। और एन्नोर जो है वो चेन्नई के निकट है, देश का प्रथम निगमित बंदरगाह है। एन्नोर चेन्नई के निकट है, देश का प्रथम निगमित बंदरगाह है। कांडला जो है गुजरात में कच्छ की खाड़ी में प्राकृतिक बंदरगाह है। पारादीप कहाँ है, तो उड़ीसा में है। मरमू गोवा कहाँ है, तो जुआरी नदी के मुहाने पर गोवा में है। मरमू गोवा कहाँ है, तो गोवा में, और ये जुआरी नदी के मुहाने पर है। कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया। मुंद्रा जो है गुजरात में है। और ये तो आप लोग जान ही रहे होंगे कि अडानी जी से संबंधित कई बार चर्चा में भी रहता है। तो ये हो गया। फिर मंगलौर कर्नाटक में, और काकीनाडा जो है वो एंकरेज एवं डीप वाटर पोर्ट है आंध्र प्रदेश का। काकीनाडा जो है एंकरेज और डीप वाटर पोर्ट है किस कहाँ का, आंध्र प्रदेश का। इसी तरीके से हजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन निर्मित की गई है, तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा। फिर भारत का अधिकांश कोयला जो है वो गोंडवाना क्षेत्र से प्राप्त होता है। यहाँ सर्वाधिक बिटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है और बिटुमिनस कोयले में सबसे न्यून मात्रा किसकी होती है, सल्फर की होती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये आप ध्यान रखेंगे गोंडवाना, क्योंकि भारत का जो अधिकांश कोयला है वो गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है, तो केटू है, या इसे गाडविन आस्टिन भी कहा जाता है। कराकोरम श्रेणी पर है और ऊंचाई इसकी कितनी है, 8611। और आप लोग थोड़ा सा एवरेस्ट की चीजें बताइए कि एवरेस्ट कितना ऊंचा है और वो उसकी अवस्थिति कहाँ है। विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा आदि कौन से पर्वत है, तो विंध्याचल, अरावली और सतपुड़ा जो पर्वत है वो अवशिष्ट पर्वत है। आप जैसे हिमालय रेंज को देखेंगे तो वहां बहुत विशालता आपको दिखेगी हिमालय रेंज की, लेकिन जब अरावली, सतपुड़ा और विंध्याचल की चीजों को आप देखेंगे तो इन पर्वतों की हाइट अब काफी कम हो गई है और कहीं कहीं से तो ये पर्वत गायब ही हो गए हैं।
तो चूंकि ये बहुत पुराने हैं और अब इनका क्षरण हो रहा है, मतलब ये अपशिष्ट पर्वत के उदाहरण हो गए हैं, मतलब इनमें जो है अब उत्थान नहीं हो रहा, जबकि अभी हिमालय में क्या है कि ये उत्थान हो रहा है। किशनगंगा झेलम की प्रमुख सहायक नदी है। तो सबसे पहले तो यही जान लीजिए कि झेलम की प्रमुख सहायक नदी कौन है, किशनगंगा है। और जो तुलबुल परियोजना है वो झेलम नदी पर बनाई गई है, ये याद रखिए, क्योंकि बहुत बार पूछा गया है कि तुलबुल परियोजना, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो तुलबुल परियोजना जो है वो झेलम नदी पर बनाई गई है। फिर टार्नेडो की तीव्रता मापने हेतु तो प्रयोग में लाया जाता है किसको, तो टार्नेडो की तीव्रता को मापने के लिए फ्रीजा स्केल का प्रयोग किया जाता है। वे ग्रह जिनमें कोई उपग्रह नहीं होते, मतलब हमारे जो सौर मंडल के जो 8 ग्रह, पहले 9 था अब तो 8 है, इसमें 2 ऐसे हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है। तो कौन सा है, बुध और शुक्र, तथा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में होने के कारण इन्हें अंतरग्रह भी कहा जाता है। तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति ऐसे क्रम में है सारा ग्रह, तो आप इसको जो है अंतरग्रह की श्रेणी में भी रख सकते हैं। और ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी, तो यश चंद्रशेखर ने दी थी। एक मृत प्राय तारे का की विस्फोट अवस्था क्या कहती है, तो सुपर नोवा कहती है। एक जो मृत प्राय जो स्टार होता है तो उसकी जो सुपर अवस्था होती है, क्या होती है, सुपरनोवा होती है। और पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था, तो आप लोग जानते होंगे कि पेंजिया था, पेंजिया और पैंथलासा महासागर था। फिर पेंजिया जो है बदला गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड में, और इस तरीके से चीजें डिवीजन हुई। तो वो तो ज्योग्राफी की चीजें हैं। और क्षेत्रफल के अनुसार द्वीपों का क्रम, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको ऐसे क्रम लगाने को दे देता है। तो सबसे पहले तो आप लोग जानते ही होंगे सबसे बड़ा एशिया है, एशिया के बाद आप अफ्रीका में भी आ जाते होंगे, कोई दिक्कत नहीं होती होगी, उत्तरी अमेरिका में भी आ जाते होंगे, फिर दक्षिण अमेरिका। तो यहां तक तो कंफ्यूजन नहीं होता, दिक्कत क्या होती है, यहां आप कंफ्यूज करते हैं। तो देखिए सबसे पहले एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, 4 हो गए क्रम से। फिर 5वां क्या है, तो अंटार्कटिका है, बेरी महत्वपूर्ण है, अंटार्कटिका है 5वां। 6ठे नंबर पर यूरोप है, और 7वें नंबर पे कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया है। तो आप लोग इसका ध्यान रखेंगे। तो चलिए आज का जो सेशन था वो यहीं तक था, और इसको देखते रहिए। इसके बारे में तो मैंने चर्चा कर ही दी है, तो अभी तक यदि आप लोग ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें। साथ ही साथ जो हम पढ़ा रहे हैं उसका समृद्धि आईएएस की ये टेलीग्राम है, इस पे आप लोग ज्वाइन करिए। सारा पीडीएफ पढ़ा है, मेरा पढ़ जाता है, जो हम पढ़ाते हैं, विनीत सर का पढ़ा हुआ है, प्रभा मैम का पढ़ा हुआ है, सभी लोगों का पीडीएफ यहाँ है, आप जाकर के यहाँ से ले सकते हैं। ये 2 हमारे चैनल हैं, एक तो संदीप मिश्रा ऑफिशियल और दूसरा समृद्धि आई है, जिससे अभी हम आप रूबरू हैं। तो ये दोनों चैनल आपके हैं। अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोनों को, देखिए एक तो संदीप मिश्रा ऑफिशियल है, इसको भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ भी आपकी तैयारी से संबंधित बहुत सी चीजें पड़ी हुई हैं और निकट भविष्य में पढ़ती भी रहती हैं। और आपको यदि हमसे बात करनी हो या हमारे किसी बैच को ज्वाइन करना हो तो 7303307507 पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।